ये बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास है। हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे। पहला अध्याय हमने पढ़ लिया था, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। दूसरा अध्याय लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, कवि कर्तव्य। कवि कर्तव्य के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस निबंध को हमने शुरू कर दिया था। अब आगे पढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल आपको बताया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य नामक निबंध में ये प्रयास किया है कि वो उस ज़माने के कवियों को ये बता सकें कि आपको कविता कैसे लिखनी है, आपका कर्तव्य क्या है, आप किन विषयों पे कविता लिख सकते हैं। कारण ये था कि उससे पहले हिंदी साहित्य में जो रीतिकाल था उसमें लोग केवल श्रृंगार पर ही कविताएं लिख रहे थे, अलग अलग विषयों पे नहीं लिख रहे थे और कुछ छंदों से चिपक के बैठे थे, उन्हीं छंदों में कविताएं लिख रहे थे। तो उनको समझाने के लिए लेखक ने ये निबंध लिखा है, कवि कर्तव्य, कि आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपन। ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं 4 शब्द ऊपर के सेकंड पैराग्राफ में, छंद, भाषा, अर्थ और विषय, इन 4 बातों को लेकर के पूरा निबंध लिखा गया है। यानी कवियों की छंद कैसे हो, कवियों की भाषा कैसी हो, अर्थ कैसे हो, किस तरह के शब्द हों कि उनमें कौन सा अर्थ निकले, और विषय क्या हो काव्य का, कविता का। इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़े थे। जो पहला बिंदु था छंद, उसको हम पढ़ रहे थे। साफ साफ लिखा है इसमें, अंडरलाइन पंक्तियों को देखो। जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, नियमित होती है, वे छंद कहलाते हैं और छंदों में जो कुछ कहा जाता है वो पद्य कहलाता है। कोई छंद और पद्य दोनों एक ही अर्थ का वाचक मानते हैं और छंद ऐसे होने चाहिए जो अर्थ का वाहक हो। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ देखो। दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छप्पे और सवैया आदि का प्रयोग हिंदी में बहुत हो चुका। किसका प्रयोग किया हमने? सबसे पहले दोहा, तुलसी के दोहे, कबीर के दोहे, आपने पढ़े होंगे ना, अपभ्रंश के दोहे। उससे पहले चौपाई भी पढ़ी है तुलसीदास की और जायसी की, और आपने बिहारी भी पढ़ा है। बिहारी के यहाँ पे तो दोहे दोहे थे। सोरठा, घनाक्षरी, छप्पे, सवैया, पूरा रीतिकाल कवित्व और सवैया छंद से भरा पड़ा है। आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ये पढ़ लिया है। अब पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ोगे बिहारी के यहाँ पे सवैया छंद पढ़ोगे। आपकी जो पूरा रीतिकाल है वो सवैया और कवित्व छंद पे आधारित है। तो लेखक बोलता है कि इनका तो प्रयोग बहुत हो चुका है हिंदी में। कवियों को चाहिए कि यदि वे लेख लिख सकते हैं, वे लिख सकते हैं तो इनके अतिरिक्त और छंद भी लिखा करें। यानी ये छंद तो बहुत हो गए, अब दूसरे छंदों में लिखो। यह हम नहीं कह सकते कि ये छंद नितांत परित्यक्त ही कर दिए जाएं। ऐसा भी नहीं है कि इनको बिल्कुल छोड़ दो, नितांत यानी बिल्कुल, परित्यक्त यानी छोड़ दें। तो ऐसा नहीं कि हम इन छंदों को बिल्कुल छोड़ दें, दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया को। हमारा अभिप्राय यह है, हमारा मतलब यह है कि इनके साथ साथ संस्कृत काव्यों में प्रयोग किए गए व्रतों में से, छंदों में से 2-4 उत्तम यानी बहुत अच्छे, उत्तम व्रतों का भी प्रचार हिंदी में किया जाए। संस्कृत से अच्छे छंद ले लो और इन व्रतों में द्रुत विलंबित, मैंने कल एक कविता बताई थी, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चुला, तरुशिखा पर थी अब विराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये द्रुत विलंबित छंद हो गया। वंशस्थ, वसंत तिलका आदि व्रत ऐसे हैं जिनका प्रचार हिंदी में होने से हिंदी काव्य की विशेष शोभा बढ़ेगी। आप देखो कि जो द्विवेदी काल था उसमें और जो छायावत था उसमें इन दोनों तीनों छंदों का खूब प्रयोग हुआ है। वसंत तिलका छंद का खूब प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। किसी ने इन व्रतों का प्रयोग भी प्रारंभ कर दिया है। यानी कोई कवि तो इनको यूज में लेना शुरू कर दिया उन लोगों ने। यह सूचना उन्हीं लोगों के लिए है जो सब प्रकार के छंद लिखने में समर्थ हैं। जो घनाक्षरी और दोहे अथवा चौपाई की सीमा उल्लंघन करने में असमर्थ है उनके लिए नहीं। जो सक्षम हैं, जो लिख सकते हैं, वो लिखें। इनको दोहा और चौपाई से ज़्यादा लिखना नहीं आता, वो ना लिखें। उनके लिए ये बातें मैंने नहीं कही है। आजकल की बोलचाल की हिंदी की कविता उर्दू के विशेष प्रकार के छंदों में अधिक खुलती है, अतः ऐसी कविता लिखने में तदनुकूल छंद प्रयुक्त होने चाहिए।
आजकल की बोलचाल की हिंदी की कविता उर्दू के विशेष प्रकार के छंदों में अधिक खुलती है, यानी हमें उर्दू के छंद भी लेने पड़े तो हमें ले लेना चाहिए। कुछ कवियों को एक ही प्रकार का छंद लिखने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, यानी हम एक जैसे कोई दोहा लिख रहा हो तो दोहा ही दोहा लिखे, या कोई द्रुत विलंबित लिखता है तो वही द्रुत विलंबित लिखता रहे सारी उम्र। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कविता सरस और मनोहारिणी है तो चाहे वह एक ही अथवा बुरे से बुरे छंद में क्यों न हो, उससे आनंद अवश्य ही मिलता है। तुलसीदास ने चौपाई और बिहारी लाल ने दोहा लिखकर ही इतनी कीर्ति संपादन की है। अब ये भी बोल रहे हैं लेखक कि अगर आप एक ही लिखते हो तो भी आप महान हो सकते हो। जैसे तुलसीदास ने चौपाई लिखी रामचरितमानस में और बिहारी ने दोहा और सोरठा के अलावा कुछ भी नहीं लिखा, तो भी कितने महान लेखक हैं, ये कवि हैं ये। प्राचीन कवियों को भी किसी किसी व्रत से समाधिक अधिक स्नेह था, यानी पहले के कवि भी किसी किसी छंद को अधिक प्यार करते थे तो उसी में लिखते थे। जैसे कबीर अधिक लिखता है दोहा, दोहा अधिक लिखता है कबीर, और बिहारी लाल भी दोहा लिखता है। वे अपने आदृत व्रत ही को अधिक काम में लाते थे और उनमें उनकी कविता खुलती भी अधिक थी। बारहवीं, जैसे संस्कृत के कवियों का लिखा इन्होंने, बारहवीं का वंशस्थ रत्नाकर की वसंत तिलका, भवभूति और जगन्नाथ की शिखरणी, कालिदास की मंदाक्रांता और राजशेखर का शार्दूल विक्रीडित इस विषय में प्रमाण है। यानी इन कवियों ने इन छंदों का प्रयोग अधिक किया है। ये सारे संस्कृत के कवि हैं। नाम केवल याद रह जाए, हिंदी में तो ज़्यादा इनका लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी परंपरा से तो सीखते ही हैं हम, तो इनको याद रखना है आपको। पादांत में, यानी पंक्ति के अंत में, पादांत, पाद बोलते पंक्ति को, लाइन को, एक पंक्ति होती है कविता की, उसको पद को। तो पादांत में, पद के अंत में, अनुप्रास यानी पंक्ति के अंत में अनुप्रासहीन छंद भी हिंदी में लिखे जाने चाहिए। न अनुप्रास जिसमें न हो, जैसे हम तुक मिलाते हैं ना अंत में, अनुप्रास आपने पढ़ा होगा, एक जैसे वर्ण आते हैं, चंदू की चाची ने चांदनी चौक में, वो वाला च च च एक जगह से आता तो यहाँ अनुप्रास हो गया। तो पादांत में अनुप्रासहीन छंद भी लिखे जाने चाहिए। अब जो अंत में अनुप्रास आता है, जिसको अंत्यानुप्रास बोलते हैं, वैसे छंद भी हिंदी में लिखे जाने चाहिए। इस प्रकार के छंद जब संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला में विद्यमान है तो कोई कारण नहीं है कि हमारी भाषा में वो न लिखे जाएं। संस्कृत ही हिंदी की माता है। संस्कृत का सारा कविता साहित्य इस तुकबंदी बखेड़े से बहिर्गत सा है। अतएव इस विषय में यदि हम संस्कृत का अनुसरण करें तो पूरी सफलता मिलेगी हमें कि हम ऐसे छंद में लिखे जिसमें अंत में अनुप्रास न हो। अनुप्रास युक्त पादांत सुनते सुनते हमारे कान उस प्रकार की पंक्तियों के पक्षपाती हो गए हैं, इसलिए अनुप्रासहीन रचना अच्छी नहीं लगती। बिना तुक वाली कविता के लिखने अथवा सुनने का अभ्यास होते ही वह भी अच्छी लगने लगेगी। इसलिए जो कविता में अंदर तुक होते हैं ना, उस तुकबंदी से भी हमें मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, ऐसा लेखक मानता है। और ये काम किसने किया आगे चल के? ये किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, जब उन्होंने मुक्त छंद की कविता लिखी हिंदी में और कविता को छंद के बंधन से मुक्त कर दिया। तो ये जो मुक्त छंद की कविता है, ये कविता लिखी गई निराला द्वारा। और ये लिखने की बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी कवि कर्तव्य निबंध में, है ना। अब आगे देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, अनुप्रास और यमक आदि शब्दाडंबर कविता के आधार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि अनुप्रास और यमक आदि कविता का कोई आधार नहीं है। अनुप्रास नहीं भी होगा या यमक नहीं भी होगा तो भी कविता बन जाएगी, अच्छी कविता बन जाएगी। ये कोई आधार नहीं है कि उनके नहीं होने से कविता निर्जीव हो जाएगी या उससे कोई अपरिमेय हानि पहुँचे। कविता का अच्छा या बुरा होना विशेषतः अच्छे अर्थ और रस बाहुल्य पर अवलंबित है। कविता का अच्छा होना किस पर आधारित है? उसका अर्थ अच्छा हो, उसमें रस अच्छा हो। परंतु अनुप्रासों को ढूंढने का प्रयास उठाने में समुचित शब्द न मिलने से अर्थांश की हानि हो जाया करती है। परंतु अनुप्रास ढूंढने का प्रयास करो, फिर सही शब्द नहीं मिलेंगे, फिर कोई सा भी शब्द घुसा दोगे पीछे कविता में तो उससे अर्थ की हानि हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो आगे लिखा है, इससे कविता की चारुता नष्ट हो जाएगी। चारुता यानी सुंदरता। अब देखो, रामचरितमानस की एक चौपाई लेता है। पहली लाइन है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान लक्ष्मण का मन डोलने लग गया। मर्म बचन जब सीता बोला, मर्म वचन जब सीता बोला,
सीता ने लक्ष्मण को बुरी बुरी बातें सुनाई कि मैं तेरी पत्नी नहीं बनूंगी। तू सोच रहा है कि राम अगर मर गया हिरण के पीछे भागते भागते, या किसी राक्षस ने राम को मार दिया, और तू सोचेगा कि मैं तेरी पत्नी बन जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, मैं सरयू में डूब मरूंगी, लेकिन फिर भी मैं तेरी पत्नी नहीं बनूंगी। और तुम्हें अपने भाई को बचाना चाहिए, वो संकट में है, जाओ, वो तुम्हें पुकार रहे हैं, वो हिरण नहीं है, वो कोई मायावी राक्षस है, तुम्हें तुरंत अपने भाई की रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसे मर्म मर्म वचन जब बोले सीता ने, तो लक्ष्मण का मन पत्ते की तरह डोलने लग गया, पीपल के पत्ते की तरह। तो पहली कविता सुनो। मर्म वचन जब पीपर पात सरिस मन डोला, मर्म वचन जब सीता बोला। अब सीता कोई आदमी तो है नहीं, पुरुष तो है नहीं, यहाँ पे तो बोल ही आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने, वहाँ पे कोई शब्द नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अनुप्रास मिलाया, बोला डोला, है ना। तो अनुप्रास के ढूंढने का प्रयास किया, सही शब्द नहीं मिला, अर्थ की हानि हो गई, कविता की चारुता नष्ट हो गई, कविता की सुंदरता नष्ट हो गई। सीता बोली होना चाहिए, तो ये कविता की सुंदरता नष्ट हुई। सही शब्द ढूंढने के, अनुप्रास ढूंढने के प्रयास में सही शब्द नहीं मिले, अर्थ की हानि हो गई। समझ रहे हो ना आप। अनुप्रासों का विचार न करने से कविता लिखने में सुगमता भी होती है, और मनोभिलवित अर्थ व्यक्त करने में विशेष कठिनाई भी नहीं होती। ये ऐस लिखा है ना, इसका अर्थ है, इसको आप देर तक बोलोगे, मनोभिलवित। ये जितना ज़्यादा ऐसा आएगा ना, मान लो ये ज़्यादा आएगा, ये वाला, ये सिंबल, ये प्रतीक, ये मान लो 5 बार ऐसे लिखा है, 6 बार लिखा है, तो ऐसे बोलेंगे मनोभिलवित। अभी थोड़ा सा जोड़ देंगे, मनोभिलवित, है ना। तो ये किसी ध्वनि को खींचने के लिए ऐसा आगे आता है। जैसे आप यहाँ पे 10 बार ऐसे लगा देते तो मैं पढ़ता मनोभिलवित, है ना। तो आप समझ रहे हो ना कि ये क्यों लिखा है ऐसा। हाँ, तो ये इसलिए लिखा है कि हम इस ध्वनि को आगे खींचें। चलो देखते हैं आगे। अतएव पादांत में यानी पंक्तियों के अंत में अनुप्रासहीन छंद हिंदी में लिखे जाने की बड़ी आवश्यकता है। जिनमें तुक नहीं मिलता ना, जिनमें अनुप्रास नहीं होता, वो लिखना चाहिए हिंदी में। संस्कृत में प्रयोग किए गए शिखरणी, वंशस्थ और वसंत तिलका आदि व्रत ऐसे हैं जिनमें अनुप्रास करना होना काव्य रसिकों को बहुत ही कम खटकेगा। पहल इन्हीं व्रतों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे छंद लिखो संस्कृत से लेकर के, शिखरणी, वंशस्थ, वसंत तिलका, जिनमें अंत में अनुप्रास नहीं है। थोड़ा थोड़ा लगेगा शुरू में, लेकिन कम लगेगा। फिर आगे क्या लिखा है, किसी भी प्रचलित परिपाटी का क्रम भंग होता देखकर प्राचीनता के पक्षपाती खड़े हो जाते हैं और नई चाल के विषय में नाना प्रकार की कुचेष्टाएं और दोषों भावनाएं करने लगते हैं। यह स्वाभाविक बात है, परंतु इस प्रकार की टीकाओं से लोग डरते तो संसार में नवीनता का लोप हो जाता। हमारा यह मतलब नहीं है कि पादांत में अनुप्रास वाले छंद लिखे ही न जाएं। हमारा कथन इतना ही है कि इस प्रकार के छंदों के साथ अनुप्रासीन छंद भी लिखे जाएं, बस। इतनी बड़ी बात कही है। देखो, किसी भी प्रचलित परिपाटी का क्रम भंग होता देखकर प्राचीनता के पक्षपाती खड़े हो जाते हैं। कोई परंपरा चली आ रही है, आप उसको तोड़ोगे ना, तो प्राचीनता के पक्षपाती यानी जो परंपरा को बचाने वाले हैं वो खड़े हो जाएंगे लठ लेके, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकता। आप सोच के देखो, आपके यहाँ पे परंपरा कोई चली आ रही है और आप उसको तोड़ने का प्रयास करोगे तो क्या होगा। आपके ऊपर कुचेष्टा की जाएगी, दोष लगाए जाएंगे। और ये बात सही भी है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। ऐसा होता है कि वो जो प्रचलित परिपाटी उसको कोई तोड़ता है तो उसके समर्थक खड़े हो जाते हैं और आपको दोष लगाएंगे, चेष्टाएं करेंगे आपको दबाने की। परंतु इस प्रकार के टीका टिप्पणियों से लोग डरते तो संसार में कोई नई चीज़ आती ही नहीं, है ना। तो जो नया करने वाले हैं वो ऐसे टिप्पणियों से नहीं डरते। अब एक एग्जाम्पल लो, आपकी सोसाइटी में ये है कि शादी आप करोगे तो आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में करोगे। अब आप नया कुछ करना चाहते हो, इस परिपाटी को, परंपरा को तोड़ना चाहते हो, क्रम भंग करना चाहते हो, तो क्या होगा, इस परिपाटी के लोग खड़े हो जाएंगे, इस नई चाल के विषय में कुचेष्टाएं करेंगे, दोष लगाएंगे, आपको टीका टिप्पणियाँ करेंगे। अगर लोग ऐसे डरेंगे तो फिर नया कुछ नहीं होगा ना। तो परंपरा को तोड़ने पे आपको देखो कितना बड़ा आरोप लगता है, दोष लगते हैं। तो इससे लोग डर जाते हैं, वो हार जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, और जो नहीं डरते वो नया कुछ करते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले किसी ने कहा कि धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया। या न्यूटन ने कहा कि धरती अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है तो उसका भी विरोध किया गया, है ना। तो इन लोगों का ज़बरदस्त विरोध हुआ, टीका टिप्पणी हुई, क्योंकि ये परंपरा से चली आ रही बातों का विरोध कर रहे थे। तो हमें यही सीखना है, यही समझना है इस पैराग्राफ से कि नई चीज़ों को करने वालों पे हमेशा दोष लगते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले लोग डरते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ों को खोज के लाते हैं।
आज की क्लास यहीं तक। आगे हम पढ़ेंगे कविता में भाषा कैसी है। धन्यवाद।